लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी और अंतिम पड़ाव की तरफ है, जहां 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होगा। 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग है, जिसके लिए अब चुनावी शोर थम चुका है। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर भी परीक्षा होनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर भी इम्तिहान होगा। शायद यही वजह है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए यही दौर अंतिम और यही दौर भारी रहने वाला है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। चौबीस करोड़ अब अंतिम चरण तक पहुंचने वाला है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मुकाबला होगा। इस चरण में कई वीआईपी सीटें हैं। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा है। बंगाल में ममता की विरासत, बिहार में पाटलिपुत्र का संघर्ष और हिमाचल में मंडी का महायुद्ध भी इसी अंतिम चरण में होना है। पहले ये जाने 7वें चरण में कहां-कहां चुनाव है। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होगा। 904 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत। यूपी की 13 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार की 8 सीट, ओडिशा की 6 सीटों पर चुनाव होगा। झारखंड की 3 सीट, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होगा। पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव होगा। चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होगा। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 25 सीटें जीती थी। 32 सीटें एनडीए के पाले में आई थी। तो इस बार भी मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए तो यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की ओर से अजय राय टक्कर दे रहे हैं। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। लगातार 2 बार से सांसद हैं नरेंद्र मोदी। 2014 और 2019 में एक तरफा चुनाव रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी 3,71,784 वोटों से जीते। 2019 में नरेंद्र मोदी 4,79,505 वोटों से जीते थे। 2009 में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी यहां से जीते थे। 7वें चरण की दूसरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है। बीजेपी की ओर से भोजपुरी स्टार रवि किशन है। इंडिया गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद है। 2 कलाकारों के बीच में जंग है। 2019 में रवि किशन जीतकर सांसद बने थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट कही जाती है। योगी आदित्यनाथ यहां से 5 बार सांसद रहे हैं। गोरक्षपीठ की परंपरागत सीट है। मंडी लोकसभा, बीजेपी की ओर से अभिनेत्री कंगना रनावत है। कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य सिंह मैदान में है। बीजेपी कांग्रेस के बीच इस सीट पर सीधी लड़ाई है। दोनों ही नेता युवा हैं। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। 2021 उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2019 चुनाव में बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा जीते थे। हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा, बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। कांग्रेस की ओर से सतपाल रायजादा उम्मीदवार हैं। बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट। पिछले 8 चुनावों से बीजेपी का कब्जा है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव से सांसद हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल 3 बार सांसद रहे। सीएम और डिप्टी सीएम भी इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। 7वें चरण की अगली हाई प्रोफाइल सीट है पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट। इस सीट पर टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी हैं। बीजेपी की ओर से अभिजीत दास हैं। ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। 2014-2019 में अभिषेक ने जीत दर्ज की। बीजेपी इस सीट पर कभी चुनाव नहीं जीत सकी है। अगली हाई प्रोफाइल सीट है पंजाब की जालंधर लोकसभा। कांग्रेस की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी है। आम आदमी पार्टी की ओर से पवन कुमार टीनू उन्हें टक्कर दे रहे हैं।
शिरोमणि अकाली दल की ओर से मोहिंदर सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी की ओर से सुशील रिंकू मैदान में हैं। पंजाब के पूर्व सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी। 2019 में कांग्रेस के संतोष सिंह चौधरी जीते थे। कांग्रेस का गढ़ रही है ये सीट। अगली सीट है पंजाब की भटिंडा लोकसभा। शिरोमणि अकाली दल की ओर से हरसिमरत कौर बादल उम्मीदवार हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जीत मोहिंदर सिंह सुद्धू टक्कर दे रहे हैं। आपके गुरमीत सिंह खुडियन हैं उम्मीदवार। बीजेपी की परमपाल कौर सुद्धू के साथ चौतरफा लड़ाई यहाँ पर है। लगातार 3 बार से सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। बिहार की पटना साहिब लोकसभा। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद हैं। कांग्रेस की ओर से अंशुल अभिजीत दे रहे हैं टक्कर। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस से उतरे थे शत्रुघ्न सिन्हा, उनको रविशंकर प्रसाद ने हराया था। अंशुल अभिजीत कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार के बेटे हैं। बीजेपी का गढ़ रहा है ये संसदीय क्षेत्र। 2009 और 2014 में बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा जीते थे। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा। बीजेपी की ओर से राम कृपाल यादव हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी की मीसा भारती हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की बेटी हैं मीसा भारती। 2014-2019 में राम कृपाल यादव ने मीसा यादव को हराया था। लेकिन इस चुनाव में पाटलिपुत्र सीट पर लालू यादव परिवार का फिर से इम्तिहान है और ये सीट लालू के लिए नाक का सवाल बन गई है। हालांकि ये सभी सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिसके लिए आने वाले 1 जून को जनता इन प्रत्याशियों के लिए वोट करेगी। देखना होगा कौन कौन नेता अपनी सीट को बचाने में कामयाब होगा। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और रोशनी यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, आखिरी चरण है, बहुत लंबा लोकसभा चुनाव ये रहा, करीब 44 दिन का। और पूरा अगर हम इलेक्शन कैंपेन देखें और जब अब आखिरी चरण में है, जिसमें बीजेपी के कह सकते हैं 2 सबसे बड़े पोस्टर बॉय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर इसमें है, क्योंकि दोनों संसदीय सीट पर, जहां वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर में भी चुनाव हो रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं पूरा चुनाव जिस तरीके का रहा, और ये 7वां चरण, क्या आपको लगता है ये आखिरी चरण सबसे भारी चरण रहने वाला है? आखिरी चरण होता है, और जो भी इतना लंबा जब चुनाव चल रहा हो, बहुत सारे मुद्दे आ गए हों, बहुत सारे जो है हम देख रहे हैं ना कि अलग अलग तरह के घटनाक्रम हो रहे हों, तो उसमें ये जो चुनाव है पूरा जो कुछ भी निचोड़ होता है वो इस आखिरी दौर में होता है। और वोटर का भी माइंड पूरी तरह से सेट हो चुका होता है, मुद्दे भी पूरी तरह से सेट हो चुके हैं होते हैं। चेहरे भी यदि है कोई, जैसे प्रधानमंत्री जी अपने खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो योगी जी का चेहरा तो उनसे थोड़ा सा नीचे ही है, तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा महत्वपूर्ण है। तो जो भी प्रतिष्ठा दांव पर है वो मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पर हो। पूरे देश में है, कोई भी सीट हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और जो रणनीति बनाई गई, या बंगाल को लेकर रणनीति देखेंगे तो वो अलग तरह की जो है, संदेश खाली की रणनीति अलग होगी। जिस तरह से बिहार की रणनीति हमने देखी थी वो एक अलग तरह की रणनीति थी। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 मई में चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन वो इसकी तैयारी पिछले 1 साल से कर रही थी। 1 साल से वो मुद्दे उसने बना रखे थे, उसने सीटें आइडेंटिफाई कर रखी थी। और आखिरी दौर में ये जो सीटें हैं ये उसके लिए बहुत जरूरी सीटों में से हैं। यदि इन सीटों पर उसे जो पुराने उसका रिजल्ट रहता है, तो आप देखिए ना कि 400 पार वाली जो चीज है, मुझे नहीं लगता कि वो फिर हो पाएगी, क्योंकि इसमें उनको मैक्सिमम सीटें इस दौर में जीतना होगी। अगर मैं वाणी जी आपसे पूछूं, तो आज मध्य प्रदेश से हमने खबर चलाई कि बकायदा जिला मुख्यालयों पर यह कह दिया गया है कि जश्न की तैयारी कर ली जाए। अभी तो 7वें चरण का चुनाव होना बाकी है 1 तारीख को, उससे पहले ही ये जो तैयारियां की जा रही हैं, मुझे याद है शायद बिहार का चुनाव था और लड्डू बंटने बाकायदा शुरू हो गए थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो जो सुबह सुबह के रुझान थे वही बाद में रिजल्ट में कुछ और तब्दील हुए। तो जल्दबाजी तो नहीं है मिठाई को लेकर? सबसे पहले तो न्यूज नेशन के दर्शकों को नमस्कार जी। और
मैं दिनेश जी, रोशनी जी और आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है। 500% मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सीटों का रुझान भाजपा के फेवर में होने वाला है। जो भी तैयारी जहां भी हो रही है, उस उत्साह से हो रही है कि इन्होंने हैट्रिक, इस बार हैट्रिक करनी है और फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके विकसित भारत का जो नींव रखी है उसको इन्होंने और सशक्त करना है और योजनाओं को आगे बढ़ाना है। तो कोई संदेह नहीं है किसी के भी मन में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कमल खिलने वाला है और ये रुझान 4 तारीख को इस मंथन को भी बहुत स्पष्ट कर देंगे। रोशनी जी, आपके यहाँ भी 7वें चरण से पहले ही क्या मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं? आप सभी को नमस्कार करती हूँ। देखिए, मिठाई बांटना और ये तो चूंकि भारत की एक सुंदर संस्कृति है, तो हारे या कोई जीते तो मिठाइयां तो हम सब खाएंगे। लेकिन आज विषय इस बात का है कि आज पूरे देश में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हुआ है, प्रजातंत्र की आजादी को लेकर के, संविधान की संविधान को बचाने की चर्चा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं द्वारा उठाया गया, और आज बेरोजगार जो पूरे देश के युवा रोजगार को लेकर के जब धरने पर बैठे और महंगाई ने जो चरम को छुआ है, आज इस मर्म को किसान की दोगुनी आय करने की लड़ाई को लेकर के वो धरने पर बैठे रहे, लड़ते रहे। आज पूरा देश इस बात की लड़ाई लड़ रहा है और मुझे लगता है कि इतने पहले से मिठाइयों के ऑर्डर नहीं देना चाहिए, क्योंकि शायद 4 जून का इंतजार बहुत दूर नहीं है। 4 जून का इंतजार करना चाहिए मेरी वरिष्ठ साथी को और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस बार का चुनाव मुद्दों पर लड़ा गया है और कांग्रेस कभी मुद्दा विहीन नहीं हुई है। आप देखें कि अभी मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मर्यादा जो भारतीय जनता पार्टी का शिष्टाचार है, अनुशासन है, कम से कम उस मर्यादा को, चूंकि मेरी जो है बीजेपी प्रवक्ता मेरी साथी वाणी जी बहुत वरिष्ठ है और बहुत ही सभ्य विचार रखती है, तो कम से कम मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तक भी ये संदेश उन्हें पहुंचाना चाहिए। आज उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि 6 महीने बाद इस देश में भूचाल लाने वाला। भूचाल का मतलब तो आपको पता होगा कि भूचाल तो केवल और केवल तबाही लाता है देश में। तो आज मोदी जी भी अपने वक्तव्यों में, भाषणों में हिंदू मुस्लिम और इस तरह की जो सांप्रदायिक नफरत फैलाने का जो इस पूरे देश में काम किया है, वो इस देश की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। और इस बात का जवाब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और मध्य प्रदेश में भी पहले हम जरूर एक सवाल इसमें जरूर पूछा जाएगा कि जहां आपको उत्तर में खासकर ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़े हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, यहां पर आप किस तरीके से कांग्रेस की प्रदर्शन को देख रहे हैं? और मैं अगर इस पर बात करूं कि एक बैठक भी बुलाई गई है 1 जून को, शायद 2 जून को अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर भी फैसला होना है, तो उससे पहले ये जो बैठक बुलाई गई है, ये क्या कुछ संकेत हैं इंडी गठबंधन के पास? इस बैठक का एजेंडा क्या रह सकता है? देखिए, उस बैठक का पूरा एजेंडा यही है कि हमारे एनडीए गठबंधन के सभी नेता उस बैठक में सम्मिलित हों और एक सकारात्मक चर्चा हो। 4 जून को लेकर के चूंकि हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हर बूथ के कार्यकर्ता को मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले भी हमने चुनाव देखे हैं और आज पूरे देश ने देखा है इस चुनाव के दौरान कई जगह लोकतंत्र की हत्या की गई। मध्य प्रदेश में भी ऐसे जीते जागते उदाहरण है, खजुराहो हो, चाहे इंदौर की बात करें, गुजरात में हम सूरत की बात ले लें, चंडीगढ़ का भी चुनाव देखा है। तो ये जो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता को लेना चाहती है और आज तक जकड़ते हुए आई है, तो इन सारी चर्चाओं को लेकर बात होगी और आगामी 4 जून की जीत के बाद हमारा आगामी इस देश का नेतृत्व करने वाला नेता कौन होगा। ठीक, वाणी जी कुछ इस पर कहना चाह रही थी, उसके बाद मैं दिनेश जी से एक सवाल लूंगा। जी वाणी जी। मैं दक्षिण की अगर रोशनी जी ने अभी 2 शब्द कहे, प्रजातंत्र की आजादी। तो अभी पंजाब में हाल ही में
केजरीवाल जी ने जी न्यूज चैनल को बैन कर दिया था क्योंकि उनके एक वहीं के स्थानीय बड़े नेता ने कुछ उनका कुकर्म जी न्यूज ने शायद पर्दाफाश कर दिया था। आपको ध्यान होगा, पर प्रजातंत्र की आजादी, मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारा। सबसे पहले नेहरू जी ने 1951 में बिल पास करने की कोशिश की थी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने के लिए, और दबे पांव उसको वापस लिया था। याद करिए कांग्रेस के क्या कृत्य रहे हैं पहले। संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो संविधान की छेड़छाड़ कांग्रेस ने बार बार निरंतर तार किया है। इस संविधान को, संविधान की रक्षा और संविधान की सौगंध खाने वाले नहीं है कांग्रेस पार्टी। महंगाई की बात कर रही है मेरी बहन, तो 220 गुना ज्यादा रेट बढ़े थे गैस सिलेंडर के, पेट्रोल के। हम जब सरकार में आए हैं 2014 में, आप आंकड़े देखिए, कैलकुलेट करिए, 72% वृद्धि हुई है। और मेरी बहन, मुसलमानों के ऊपर हम तुष्टीकरण नहीं करते। जो स्कीम्स बहुसंख्यक जनसंख्या को मिलती है वो उनको भी प्राप्त होती है, वो उसमें भी लाभ लेते हैं, चाहे वो कहीं लेकिन एक आरोप इस बार लगा है, ये आरोप है वाणी जी कि इस बार विपक्ष को आप अपने एजेंडे में फंसा नहीं पाए। हर बार ऐसा होता था कि आप जो मुद्दे उछालते थे उन पर जवाब कहीं ना कहीं विपक्ष देता था, डिफेंसिव रहता था। लेकिन इस बार जैसे संविधान का ही मामला था या आरक्षण का मामला था, इसमें हर मंच से हमने देखा बीजेपी के ज्यादातर नेता सफाई देते हुए नजर आए। सफाई नहीं दे रहे हैं, हम आगाह कर रहे हैं आने वाली मानसिकता का, जहां ओबीसी आरक्षण तोड़ के मुसलमानों को दिया जा सकता है। हमारा संविधान जाति के ऊपर आरक्षण देने के लिए नहीं बना हुआ है। हमने कभी ऐसा संविधान की नींव नहीं रखी है। बाबा साहेब ने भी इसका घोर विरोध किया था, इसीलिए बाबा साहेब का बार बार निरंतर उनका अपमान किया है कांग्रेस ने। हमने मुसलमानों का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, देश के जो भी नागरिक हैं उनको उनके बराबर उनका हक मिला है, किसी का भेदभाव नहीं हुआ है। ठीक है दिनेश जी, ये जो पूरा इस बार इलेक्शन कैंपेन रहा, आप किस तरीके से देखते हैं, कौन किसके एजेंडे पर आने के लिए मजबूर हुआ, कौन ज्यादा डिफेंसिव दिखा, आपको क्या लगता है सर? देखिए, जो पूरा इलेक्शन कैंपेन हमने लोकेन जी देखा, तो पहली बार आप देखिए तीसरा चुनाव है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जो चुनाव हो रहा है, 14, 19 और ये 24। पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही थी उस पर डिफेंस पिच पर खेलना पड़ा। और आक्रामक भी आप कैसे थे, ऐसा लग रहा था कि कई बार मतलब आप जो भाषण देते देते आपका जो आक्रोश था, गुस्सा था, जिस तरह से बात कर रहे थे, उसको लेकर तो सभी जगह चर्चा हो रही है। तो जो मुद्दा था, आप जिस मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी चली थी, जिस टारगेट के साथ भारतीय जनता पार्टी चली थी, वो जब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, चरण वाइज आगे बढ़ता गया, जो नैरेटिव तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसका जो असर पोलिंग परसेंटेज पे जब उसने देखा, तो अल्टीमेटली उसको वही करना पड़ा जो जिस पिच पर कांग्रेस पार्टी लाना चाहती थी। आपने संविधान पर किसी भी रूप में बात की, आपने संविधान में बात की, क्लियरिफिकेशन आपको देने पड़े। आप रिजर्वेशन के इशू पर आपने भले ही कांग्रेस को घेरने की कोशिश की कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे, लेकिन सारी चीजें है ना, धर्म के आधार पर आरक्षण तो कोई जो बैकवर्ड कमीशन के हिसाब से वो कई राज्यों में चल रहा है। क्योंकि क्या होगा, पार्टी ने बता दिया कि ये पोलराइजेशन की तरफ वो चली गई। जिस तरह से एक प्रधानमंत्री जी ने मंच पर कहा, जिस तरह से जो है मुस्लिम समुदाय को एक वर्ग विशेष को लेकर जो टिप्पणियां की गई, ऐसा इलेक्शन में तब नहीं हुआ था। तो ये बताता था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी वो इलेक्शन ग्राउंड पर आते आते वीक पड़ गई। इसलिए एक जो उनको अपनी जो स्ट्रेटजी थी उन्होंने चेंज की, या भाषण जो चेंज किया। आमतौर पर 10 साल की जो सरकार होती है, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 10 साल सरकार में रहे थे, लेकिन आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर कभी इस तरह की नहीं हुआ कि उन्होंने किसी इलेक्शन कैंपेन में आकर गुस्से में कुछ कहा हो, या 2014 का आप देखिए इतना तनावपूर्ण इलेक्शन रहा था,
लगातार जो है लोकपाल को लेकर आंदोलन चला, दिल्ली में आंदोलन चले, इस बहुत सारे जो यूपीए सरकार में आपने देखा कई तरह के दबाव थे, लेकिन जो मर्यादा होती है चुनाव की उसको बनी हुई थी सरकार में। तो आपके पास पॉजिटिव कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको लेकर बात करते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करते थे, आप स्टार्टअप को लेकर आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो विषय थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2 साल से काम कर रही थी, वो इसमें एकदम चुनाव ग्राउंड पर आते आते देख रहे हैं। उसके ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ से बहुत सारी चीजें जो इशू थे वो निकल गए। इसकी जो मुद्दा था, जो एजेंडा था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ग्राउंड पर नजर आई। ठीक, मैं वाणी जी इस पर आपका जवाब जरूर लूंगा, लेकिन रोशनी जी से पहले मैं एक सवाल कर लेता हूं। रोशनी जी, लगभग 285 सीट्स पर आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस बार। यहां पर टीएमसी आपके साथ गठबंधन में नहीं आई, और भी पार्टियां हैं वो गठबंधन में नहीं है, बीएसपी गठबंधन में नहीं है आपके साथ। ये तो तय है कि शायद मेजॉरिटी कांग्रेस को नहीं मिलेगी 285 सीट पर ही अगर आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा उसके बाद तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा तो है। अगर आपके पास वो नंबर या उसके इर्द गिर्द इंडी गठबंधन पहुंच जाता है तो ये इतना सरल होगा आप लोगों के लिए? देखिए, बिल्कुल सरल होगा, क्योंकि आज सबका, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, उनका सबका एक ही नैरेटिव पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सबका मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई का मुद्दा है, संविधान बचाने का मुद्दा है, लोकतंत्र की जो हत्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके चरमराई जा रही है। और अभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि ये पहला मर्तबा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कि जिनके द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा जिन्हें बार बार वार्न किया जाता है, अभी उनके रिसेंट भाषण में आप देखिए कि किस तरह की भाषा शैली को वो अपनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, चुप बैठ जाओ, नहीं तो मैं कांग्रेस की 7 पीढ़ियों के बाप के जो है पर्चा निकलवा दूंगा। ये इस तरह की अमर्यादित भाषा तो फिर दोनों तरफ से खराब है रोशनी। भारतीय जनता आप अपने नेताओं की भाषा को भी सुनेंगे, वो पत्रकारों को लेकर किस तरह की बातें करते हैं, वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो आपने मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री के स्तर की बात कर रही हूँ। नहीं तो राहुल गांधी किस स्तर की बात करते हैं? करना होगा कि आज तक इस तरह के राहुल गांधी तो पत्रकारों की जाति वक्तव्य नहीं दिए गए हैं। और जहां विपक्ष की पार्टियों के साथ आप देखिए ये कहां से 400 पार का नारा दे रहे हैं। आप साउथ की तरफ जाकर के देख लें, चाहे केरल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, तेलंगाना बात कर लें, आंध्रा की बात कर लें, हम ये सारे जो है कर्नाटक की बात कर लें, कांग्रेस की यहाँ मजबूती के साथ सरकार है और यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं। अब उत्तर भारत में जहाँ बीजेपी आगे है, उत्तराखंड आप देख लें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनके पास पूरा है, गुजरात 26 की 26 है। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ ये बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भी टक्कर है। मध्य प्रदेश का ही आप एक सर्वे देख लें और कांग्रेस का जो हमारा अनुमान है। चलिए एक आखिरी रिएक्शन जल्दी वाणी जी से ले लेते हैं। वाणी जी, आप भी गठबंधन में हैं और लगभग सारी सीटों पर आप भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लगभग 441 सीटों पर बीजेपी अकेले मैदान में है। तो क्या इस बार अपने दम पर ये सीटें काफी हैं कि आप अपने दम पर सरकार फॉर्म कर लें? बिल्कुल, अपने दम पर पिछले बार भी किया था, इस बार भी होगा। एक छोटा सा आंकड़ा देती हूँ, 2019 में 190 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने मुकाबला था और उसमें से केवल 14 सीटें कांग्रेस ने जीती। और रही बात, भाई साहब ने अभी मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा, तो मनमोहन सिंह तो वाज अ माउथ क्लोज, मतलब वो साइलेंट प्राइम मिनिस्टर थे, पपेट प्राइम मिनिस्टर, कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। परंतु हमारे प्रधानमंत्री बहुत उग्र होकर, और सच हमेशा कड़वा होता है, इसलिए सच चुभता भी है। और रही बात, चलिए मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन लोकसभा चुनाव देखिए बहुत लंबा चुनाव था और नेताओं के लिए भी अब रिलैक्सेशन है। प्रधानमंत्री खुद अभी 2 दिन वो साधना में रहेंगे, तो उनके लिए भी बहुत लंबा ये पूरा कैंपेन रहा। और हर बार जैसे हम देखते हैं कि वो जाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो इस बार भी वो साधना करेंगे 1 जून तक। और अब थोड़ा यहाँ पर शोर जो है इलेक्शन का वो थम गया है। अब तो बारी है पहले 7वें चरण की वोटिंग की और उसके बाद रिजल्ट की। बहरहाल शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो बड़ा दिलचस्प ये पूरा चुनाव रहा है, लेकिन 7वें चरण के लिए अभी हम तैयार हैं और जनता को तैयार रहना है कि ज्यादा से ज्यादा वोट जरूर करना है।